हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए होने वाला है और हम उनके लिए लेके आए हैं फिजिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उनके क्वेश्चन पेपर में 100% आने वाला है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन को बताने वाले हैं, ठीक है, और साथ में हम इनका आंसर भी बताएंगे साथ में ही। तो यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, विद्युत फ्लास्क से क्या अभिप्राय है। इसके यहाँ पे आपको एसआई मात्रक और विमेय सूत्र यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, जो कि यहाँ पे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है और पेपर में आ भी सकता है। अधिकांश बच्चे से क्या होता है कि वो लोग सभी सब्जेक्ट में तो पास हो जाते हैं और अले दे के फिजिक्स में ही निपट जाते हैं, ठीक है ना। कि मेरा कहने का मतलब ये है सभी बच्चे सभी विषय में पास हो जाते हैं और फिजिक्स में आके फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना, आपको आपके फिजिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। हम आपको फिजिक्स के ऐसे आईएमपी क्वेश्चन निकाल के लाएंगे ना, तो आप सोचो मत, आप बिना पढ़े भी पास हो जाओगे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आपने ऑल पे सिलेक्ट नहीं किया है तो आप उसे भी जल्दी से कर लीजिएगा। तो चलिए इसका हम आपको आंसर दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर देखने को मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लास्क कहते हैं। इसे उगेमा से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होता है, ठीक है। इसके यहाँ पे आपको एसआई मात्रक और विमेय सूत्र को भी यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, जिसमें यहाँ पे आपको बता देना है किसी समविभव पृष्ठ की कोई 2 विशेषताएं एवं गुण यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको समविभव पृष्ठ की विशेषताएं यहाँ पे आपको बता देना है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपको बता देना है, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला गुण हो जाएगा, ठीक है, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती है, अर्थात बंद वक्र बनाती है, ठीक है। आपका पहला वाला हो गया। और यहाँ पे आपको दूसरा गुण बता देना है, बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे चौथा प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, 1 एम्पियर को परिभाषित यहाँ पे आपको कर देना है। तो आपको यहाँ पे उत्तर में बता देना है, अनंत लंबाई के पृष्ठ पर समांतर तथा 1 मीटर की दूरी पर हाव या निर्वात में रखे 2 चालकों में समान धारा एक ही दिशा में बहने पर यदि आकर्षण बल 2 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर हो तो प्रत्येक धारा का मान 1 एम्पायर होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 5वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, चुंबकीय फ्लास्क किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विमेय सूत्र यहाँ पे आपको बता देना है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता दीजिएगा, चुंबकीय फ्लास्क चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से उसके तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्रफल के संबंध चुंबकीय फ्लास्क कहते हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका यहाँ पे आपका मात्रक और एसआई मात्रक यहाँ पे आपको दिया गया है, आप इसको भी अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 6वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार पूछा जा चुका है, जो कि यहाँ पे आपका प्रश्न होने वाला है, लेंज का नियम यहाँ पे आपको बता देना है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बता देना है, लेंज के नियम के अनुसार यहाँ पे आपको पूरा हेडिंग भी डाल दीजिएगा। उसके आगे से यहाँ पे आपको लिखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होते हैं, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे आपसे 7वां प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है, गामा किरणें की कोई दो उपयोग बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपका गामा किरणें हो जाएगा, यहाँ पे आपका गलती से मां लिख चुका है, यहाँ पे आपको बताना है गामा किरणें की कोई दो उपयोग, यहाँ पे आपको बता देना है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है कैंसर तथा ट्यूटमार रोग के निदान में एक काम होता है, और दूसरा यहाँ पे आपको बता देना है खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में। ठीक है, किसके प्रयोग होता है, गामा किरणों का प्रयोग होता है। दो यहाँ पे आपको उपयोग बता दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 8वां प्रश्न पूछा जाता है जो कि क्या पूछा गया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत दोनों से उत्पन्न तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। यह दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती हैं, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 9वां प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है, निरोधी संस्थाबद्ध विभव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा संग्राहक प्लेट एनोडा ए का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 होता है निरोधी विभव या स्तब्ध विभव कहलाता है। ठीक है, इसके यहाँ पे आपका आगे का भी थोड़ा देख लीजिएगा। निरोधी विभव पर अपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं आवृत्ति बढ़ाने पर यह बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 10वां प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है, डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों। इसका यहाँ पे आपको आंसर में लिख देना है, आपको उत्तर लिख के आगे लिखना है डी ब्रोगली के अनुसार v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के द्रव्य कण से संबंध प्रकाश तरंग दैर्ध्य h होती है। चूंकि mv दैनिक जीवन में संबंध पदार्थ द्रव्य का द्रव्यमान काफी अधिक तथा तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, अतः दैनिक जीवन में यह सिद्धांत दृष्टिगोचर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 11वां प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा को यहाँ पे आपको परिभाषित कर देना है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है किसी नाभिक के प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस नाभिक के बंधन में ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे 12वां प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसका, किसी पदार्थ के नाभिक के स्वास्थ्य ही ऐसे अदृश्य विकिरणें उत्सर्जित होते रहते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं, या पदार्थ रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसकी यहाँ पे आपका आगे का हो जाएगा जो कि यहाँ पे आपसे प्रश्न नंबर 13 पूछा है, नाभिकीय वलहम किसे कहते हैं। यह प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न को 100% आपको तैयार करके जाना है। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसका, परमाणु के नाभिक में धनवेशित कण प्रोटॉन तथा अनावेशित कण न्यूट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान लगभग 10 से 15 मीटर की कोटि में एक साथ रहते हैं, अतः नाभिक के भीतर इन कणों या न्यूक्लियॉन के मध्य ऐसे बल लगाने चाहिए जो इन्हें परस्पर बांधे रखते हैं। इन बलों को हम नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है जो कि क्या है, आवेश का क्वांटीकरण संख्या किसे कहते हैं हम। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आपको उत्तर देख लेना है, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इस आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे आपको आगे का लिख देना है, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सूत्र दिया गया है, इसको भी यहाँ पे आपको पूरा देख लेना है और यहाँ पे आपको आगे करके इसको लिख देना है, अर्थात ऑन 1 2 3 4 इसको पूरा यहाँ पे आपको
को देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, जो कि क्या पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र यहाँ पे आपको बता देना है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, बड़ी शॉर्ट में देखेंगे। इसका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एक अल्प परिमाण के परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होती है। इसके आगे यहाँ पे आपको अर्थात लगा के इसको यहाँ पे आपको पूरा देख लेना है। एक तो यहाँ पे आपको सूत्र दिया गया था, इसको मैं यहाँ पे आपको चिपका दिया हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 16वां प्रश्न आता है, जो कि यहाँ एक प्रश्न आपके 100% में जितने भी आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, ये सभी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। चाहे आप MP बोर्ड में से हो, चाहे आप UP बोर्ड से हो, चाहे CBSE बोर्ड में से हो, कोई सा भी बोर्ड हो, एक क्वेश्चन आपके 100% आपके क्वेश्चन पेपर में आने ही वाला है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, जो कि क्या पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक तथा विमीय सूत्र यहाँ पे आपको लिखना है, जो कि वाले प्रश्न भी आपके 2 नंबर में आने वाले हैं। और हाँ, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न बताने वाले हैं वे सभी 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। और हाँ, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हो तो आपको डिस्कशन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे आपका आंसर देख लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका SI पद्धति का SI मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको विमीय सूत्र भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 17वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, लॉरेंज बल हम किसे कहते हैं। इसका यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यदि कोई अवशेषित कण किसी बृहद चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 18वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, अन्योन्य प्रेरणा किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको पूरा समझा देना है, ठीक है, इसको आपको पूरा समझा देना है। तो यहाँ पे आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यदि प्राथमिकता परिनालिका में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके समीप रखी द्वितीयक परिनालिका में प्रेरित विद्युत विभव बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरणा बल कहते हैं, ठीक है। इसके आगे हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसको आपको बताना है। एक प्रश्न आपके 100% 2 नंबर में पूछा जाने वाला है, ठीक है। यदि प्रश्न नहीं आएगा तो इस चैप्टर से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको पूरा जितने भी मैं आपको MP क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये सभी आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, किसी का कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वाला प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, कोई सा भी आ सकता है। इसलिए आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है, 1 या 2 बार आपको रिवीजन करके ही आपके क्वेश्चन पेपर में यानी कि आपको आपके एग्जाम सेंटर पे जाना है, ठीक है। कि अधिकांश बच्चे फिजिक्स में ही निपट जाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। सभी विषय में तो आप टॉप कर लोगे, लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब कोई डरता है, ठीक है। तो हमारे फिजिक्स को ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। अभी आपके पास 2 से 3 दिन का समय है, इसमें मैं आपको 2-3 वीडियो लेके आऊंगा फिजिक्स के बारे में, आपको उसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको हिंदी में बताया था, आपका पूरा हिंदी में 5 पार्ट का वीडियो आ चुका है। अभी तक आपने उसे जाके नहीं देखे तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर नियमानुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास वाली तर्जनी उंगली तथा बीच की उंगली तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैला लें कि जितनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करें तो बीच वाली उंगली प्रेरित धारा की दिशा बताए, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर भी दिखाने वाला हूं, इसको आपको इस तरह से हाथ को पूरा फैला लेना है। यहाँ पे आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, आपको ऐसे ही पूरा फैला के बता देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या 20वां प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग
उपयोग किया जाता है और क्यों। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से बता देना, जो कि हमारे यहाँ सुबह सुबह कोहरा होता है वहां पे हम किन तरंगों का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा कोहरे में संकेत के रूप में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये वाला प्रश्न यहाँ पे आपको 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको हो जाएगा किन तरंगों का उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको बता देना है अवरक्त तरंगों का यहाँ पे आपको उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी आगे हम देख लेते हैं। क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है जिसका इनका प्रकीर्णन बहुत कम हो जाता है, अतः यह धुंध एवं कोहरे में भी लंबी दूरी तय कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 21वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं लिखिए, कोई 2 यहाँ पे आपको बताना है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। पहला यहाँ पे आपको हो जाएगा इन तरंगों में विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के दोलनों की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, और दूसरा यहाँ पे आपको हो जाएगा यह तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको 22वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा द्रव्य तरंगों की कोई 2 विशेषताएं एवं गुण यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, पहला यहाँ पे आपको हो जाएगा द्रव्य तरंगे गतिशील कण में संबंध होती है, और यहाँ पे आपको दूसरा हो जाएगा द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 23वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, कार्य फलन दहली ऊर्जा की परिभाषा यहाँ पे आपको बताना है। किसका, कार्य फलन दहली ऊर्जा की यहाँ पे आपको परिभाषा बता देना है। तो इसका हम परिभाषा भी देख लेते हैं। इसका आपका परिभाषा हो जाने वाला है, कार्य फलन दहली ऊर्जा किसी धातु के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को तल तक लाने में व्याप्त ऊर्जा को उस धातु का कार्य फलन या दहली ऊर्जा कहते हैं। कार्य फलन किसी धातु विशेष का गुण होता है, विभिन्न धातुओं के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है, इसे अक्षर या व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे अक्षर से या व्यक्त करते हैं। इसका मैं आपको चिन्ह नहीं दिखा पाया आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा कार्य फलन दहली ऊर्जा हुआ करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका बता देने, यहाँ पे आपके इसका इस तरह का होने वाला है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 24वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिक्शन क्या होता है, इसको यहाँ पे आपको समझा देना है। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाने वाला है, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। ठीक है, जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह पर्याप्त रूप से उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यह पर्याप्त रूप से उत्तेजित हो जाता है तथा 2 हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, जो कि क्या है, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। क्या, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, इसका आपको आंसर में बता देना है। हम द्रव्यमान क्षति इसे कहेंगे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों का यह अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपसे 26वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, नाभिकीय संलग्न से क्या तात्पर्य होता है, यहाँ पे आपको बता दीजिए भैया। तो इसका हम इसका आपको आंसर बताने वाले हैं। आपको इसका आंसर बता दीजिए। तो आपको इसका आंसर बता देना है, जब अति उच्च दाब एवं उच्च ताप पर 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलग्न कहते हैं। इस नाभिकीय संलग्न प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है, जो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या पूछा गया है, बोर मॉडल की कोई 2 अभिग्रहितों के अभिकल्पनाएं लिखें। ठीक है, बोर मॉडल की कोई 2 अभिग्रहितों के अभिकल्पनाएं यहाँ पे आपको बता देना है। तो इसका आपका आंसर में बता दीजिएगा। बोर के परमाणु मॉडल की अभिग्रहितों अभिकल्पनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ पे आपको 2 बता देना है। पहला यहाँ पे आपको हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमा जा सकता है जिनके नाभिकीय के परित उनके कोणीय संवेग का नमूना 2 का पूर्ण गुणांक होता है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा भी बता देना है, यहाँ पे आपको दूसरा वाला भी यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से सावधानी पूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको हो जाएगा जहां EN व EP क्रमशः NV व PV कक्ष में घूमने वाले पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं हैं, इसी समीकरण को बोर का आवर्ती प्रतिबंध कहते हैं हम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा यहाँ पे आपको लिखना है, तो इसका आपका राइट उत्तर हो जाने वाला है विद्युत विभव एकांक धन आवेश को अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका आगे का हो जाएगा, यदि P0 आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वाट जूल है तो विद्युत विभव यहाँ पे आपका इतना होने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 29वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, आवेश संरक्षण का नियम उदाहरण सहित यहाँ पे आपको बता देना है। तो इसका यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा, आवेश संरक्षण का नियम किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम था, आवेश संरक्षण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको उदाहरण भी बता देना है, उदाहरण में यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जितना धनावेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान अवशेषित कण की चाल नहीं बदलती है, यहाँ पे आपको क्यों करके बता देना है। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान अवशेषित कण की चाल नहीं बदलती है क्योंकि आवेश पर चुंबकीय बल सदैव कण के वेग की दिशा में लंबवत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा 31वां, चाल कुंडली आमीटर की विशेषताएं लिखिए, कितने कोई दो विशेषताएं यहाँ पे आपको बता देना है। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर इनका हो जाने वाला है, चाल कुंडली धारा मापी को किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। तो दूसरा यहाँ पे आपको हो जाएगा, इस पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरणा का अर्थ यहाँ पे आपको समझा देना है। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाने वाला है, जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मन में परिवर्तन किया जाता है तो उसे कुंडली से वृद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तित होता है, फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को हम स्वप्रेरणन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा 33वां प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए, किसके परावर्तन के यहाँ पे आपको नियम बता देना है। तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाने वाला है, उत्तर डाल के यहाँ पे आपको आगे से लिखना है, परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है? दो नियम है, ठीक है। पहला नियम यहाँ पे आपको हो जाएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यहाँ पे आपका दूसरा हो जाएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक तल में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका 34 प्रश्न पूछा गया है, संयुग्मी फोकस हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाने वाला है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर बिंदुओं के ऐसे जोड़े होते हैं कि वस्तु को एक बिंदु पर रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है तथा वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखने पर उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। बिंदुओं को ऐसे जोड़े को ही हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे ना कि सर कितने हमको प्रश्न बता रहे हैं, ज्यादा नहीं, हम आपको टोटल 50 प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। यदि आप 50 प्रश्नों को पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे आपका पूरा 12 नंबर कंप्लीट हो जाता है। और आपके फिजिक्स के पेपर में तो 70 पूर्णांक का पेपर आने वाला है, ठीक है। उसमें हम आपको 12 नंबर बता देंगे तो कितना आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो 50 प्रश्न है, कोई ज्यादा प्रश्न नहीं हम आपको बताने वाले हैं, वो भी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। आपको एक बार इसको अपने मन से पढ़ लेना है तो आपको वैसे ही इन सभी प्रश्नों का आंसर बनने लगेगा। तो यहाँ पे आपका 35वां प्रश्न है, ताप यानी उत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देना है,
ताप यानी उत्सर्जन हम किसे कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ताप यानिक उत्सर्जन कहलाता है। ताप यानिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु का गलनांक उच्च तथा कार्यफलन निम्न होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि क्या है, देहली ऊर्जा हम किसे कहते हैं? सॉरी बच्चों, देहली आवर्ती क्या होती है? ठीक है, जिसका आपका राइट आंसर हो जाने वाला है किसी धातु तल के लिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से उस धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी, देहली आवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा जो कि आपका 37 प्रश्न, सॉरी बच्चों 37 प्रश्न पूछा गया है, प्रोटॉन किसे कहते हैं? ठीक है, सोचने वाली बात है, हम प्रोटॉन किसे कहते हैं? इसके पहले भी प्रोटॉन शब्द बहुत आया है, तो हम इसको जान लेते हैं कि हम प्रोटॉन किसे कहते हैं। तो इसके यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन ऊर्जा का एक बंडल या क्वांटम है। ठीक है, प्रोटॉन ऊर्जा का एक बंडल या क्वांटम है जो विकिरण के स्रोत से उत्सर्जित होता है तथा प्रकाश के वेग से सीधे रेखा में गमन करता है। इसे हम प्रकाश क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को प्रोटॉन कहते हैं। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाता है जो कि क्या है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव के कोई दो नियम यहाँ पे आपको बता देना है। तो यहाँ पे आपका इसका पहला नियम हो जाएगा, किसी धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित की दर अपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। इसका यहाँ पे आपका दूसरा वाला नियम हो जाएगा जो कि क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा अपतित प्रकाश की आवृत्ति की अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पे आपसे 39 प्रश्न पूछा गया है, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित यहाँ पे आपको बता देना है। तो इसका यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाने वाला है, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण में यहाँ पे आपको बता देना है पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है जो कि क्या है, हम संभारिक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, संभारिक को यहाँ पे आपको पूरा हेडिंग में डाल देना। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको हेडिंग में डाल देना है। इसके आगे से यहाँ पे आपको लिखना है, विभव तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। क्या होती है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है लेकिन कुल न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है, उसे हम संभारिक कहते हैं। इसके यहाँ पे आपको उदाहरण भी अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आवेशों को अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे आपको बता देना है। यहाँ पे आपका इसका उत्तर हो जाने वाला है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी दिए गए आवेशों पर इसके चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले बल अलग अलग का मान उस आवेश पर धन आवेश द्वारा लगने वाले अलग। आरोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर इसके चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान उस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों को सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, पैरा इलेक्ट्रिक गुणांक की परिभाषा एवं यहाँ पे आपको इकाई बता देना है। तो यहाँ पे आपका इसका राइट उत्तर हो जाने वाला है, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के निष्पत्ति को उस माध्यम का पैरा विद्युतांक कहते हैं। पैरा विद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पे आपसे 43 प्रश्न पूछा गया है, चाल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? अगर इसका यहाँ पे आपको बता देना है उत्तर, धारा मापी की सुग्राहिता निम्न प्रकार से बढ़ाई जाती है। यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा, कुंडली में फेरों की संख्या ऑन अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा बता देना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपसे
अगला प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं। इसको यहाँ पे आपको क्यों करके समझा देना है। इसका यहाँ पे आपका इसका राइट उत्तर हो जाने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं। अगला यहाँ पे आपको हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, संद्रित्रीय धारित्य प्रतिघात को परिभाषित कीजिए एवं इसका SI मात्रक यहाँ पे आपको बता देना है। तो इसका यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़े संधारित्री द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को धारित्य प्रतिघात हम कह जाते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रक यहाँ पे आपको पूरा देख लेना है। इसका यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगी, यहाँ पे आपको ऐसे ही लिख देना था। ठीक है, इसका यहाँ पे को ऐसा रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 46वां प्रश्न हो जाने वाला है, जो कि क्या पूछा गया है, प्रत्यावर्ती आमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी को क्यों नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको क्यों करके बता देना है। तो इसका यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती आमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होती, क्योंकि यदि आमीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो प्रतिरोध कम होने के कारण अत्यधिक धारा बढ़ती है, जिसका उसका संकेतक अत्यधिक विवेक्ष के कारण टूट सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, परमाणु की नाभिक के मॉडल की खोज किसने की, उनके द्वारा किए गए प्रयोग का यहाँ पे आपको नाम बता देना है। तो इसका आपका राइट उत्तर हो जाने वाला है, वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के मॉडल की खोज की थी। ठीक है, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग का नाम कर प्रकीर्णन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ठीक है, परमाणु मॉडल यहाँ पे आपका उसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं दो मंदकों का यहाँ पे आपको नाम बता देना है। तो आपको इसका भी आंसर देख लेना है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित वही व्यक्ति जिसने रचनात्मक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए ग्राफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड को मंदक की भांति उपयोग में ला सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, परमाणु का उत्तेजन विभव क्या होता है। तो यहाँ पे आपके इसका राइट उत्तर हो जाने वाला है, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर सके, परमाणु को उत्तेजित विभव हम कह जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, प्रश्न है, मूल आवेश हम किसे कहते हैं, इसका कितना मान होता है। इसका आप देख लीजिएगा, एक प्रोटॉन के ऊपर जितना विद्युत आवेश पाया जाता है उसे मूल आवेश हम कहते हैं, या आवेशों की सबसे छोटी इकाई को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 या 10-19 कूलाम होता है। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, एक कूलाम आवेश की परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसका आपको आंसर देख लेना है, एक कूलाम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड तक प्रभावित करता रहता है। अगला प्रश्न है, आवेश को आयोजित किसे कहते हैं। इसका आपको आंसर देख लेना है, आवेशों की योज्यता वह गुण है जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों की विजय योग के प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ये रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, और दूसरा यहाँ पे आपको बता देना है, एक चालक की सतह के लंबवत दिशा में निकलती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे 55वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, विद्युत आवेशों के दो मूलभूत गुण यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला गुण हो जाएगा, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और दूसरा यहाँ पे आपको हो जाएगा, वह विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूह में परिलक्षित हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 56वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, प्रश्न, सूखे बाल में कंघी करने से कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से आकर्षित करने लगती है, लेकिन बाल गीले हो तो नहीं। यानी कि यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से कहा गया है, यदि हम कंघी कोने की कंघी करके हम कागज के ऊपर लाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों पर, तो कागज कंघी से चिपक जाती हैं,
ऐसा क्यों होता है? तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, चलिए हम इसको आंसर नीचे वाले में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है कंघा घर्षण द्वारा अवशेषित होता है। सूखे बालों में कंघा घूमने के बाद वह घर्षण के कारण अवशेषित हो जाता है। कंघा अवशेषित होने से कागज के अणु ध्रुवीय हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नेट आकर्षण बल लगता है और वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। गीले बालों में घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए कंघा अवशेषित नहीं होता और वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक है, इस तरह के हमने आपको कितने प्रश्न, 56 प्रश्न हम आपको बता दिए हैं, जो कि ये प्रश्न आपके सभी 2 नंबर में आने वाला है। इसके बाद हम आपको 3 नंबर के प्रश्न बताएंगे, उसको भी आपको पूरा देख लेना है। और वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है क्योंकि हम आपको साथ में इसका पूरा आंसर भी बताते हैं, प्रश्न बताएंगे, साथ में हम आपको उसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, इससे आपका समय भी बचेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आपको ऑल पे सिलेक्ट कर देना है और आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके जुड़ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो के बारे में एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं जहां पे भी गलती किया हूं उस गलती को आप मेरे को बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे नया आया हूं, मुझे इतना नहीं पता कैसे पढ़ाते हैं, सब कुछ मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं कहीं भी थोड़ा बहुत भी मिस्टेक किया हूँगा तो आपको उसको बेझिझक कमेंट बॉक्स पे बता देना है, क्योंकि मैं आपको उस गलती को अगले वीडियो में सुधार कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे फिजिक्स के ऐसे ही 50 क्वेश्चन, जो कि वो सारे प्रश्न आपके 3 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि आपके 3 नंबर के होने वाले हैं। उन सभी प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं, वो भी आंसर के साथ। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों पे जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं पार्ट 2 में।